हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। विश्व के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो सबसे पहले तो समझने की आवश्यकता है कि व्यापार होता क्या है, हम किसे व्यापार कहेंगे। तो व्यापार देखिए, व्यापार क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना, या यूं कहें वस्तुओं का और सेवाओं का उपभोग करना, उनका आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? व्यापार। इसे कहेंगे हम व्यापार, जहां पर वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। अब आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, या यूं कहें राष्ट्र की सीमाओं के आर पार, एक राष्ट्र की सीमाओं के आर पार वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रीय सीमाओं के पार आयात और निर्यात संपन्न किया जाता है, वो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। आयात निर्यात भी कह सकते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान भी कह सकते हैं। अब ये बात आती है कि व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? भी हमें कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करें? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सीधी सी बात है, यहां से हम समझने का प्रयास करें कि जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, जिनका आदान प्रदान हम एक राष्ट्र की सीमाओं के आर पार तक कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कोई भी राष्ट्र या तो स्वयं उनका उत्पादन नहीं कर पाता, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार कोई भी राष्ट्र उसका स्वयं उत्पादन नहीं कर पाता, या फिर बाहर से यदि वो उन्हें खरीदता है तो सस्ती दर पे खरीद पाता है। दोनों स्थितियां हैं, या तो कोई राष्ट्र उसका उत्पादन ही नहीं कर पाता, और या फिर उनको खरीदता है तो सस्ती दर पे खरीद लेता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब हम देखेंगे व्यापार के स्तर, यानी व्यापार कितने स्तरों तक किया जा सकता है, या यूं कहें व्यापार के प्रकार कितने हैं। तो देखिए, पहला है राष्ट्रीय व्यापार, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार इसे कहा जाता है आंतरिक व्यापार, यानी एक राष्ट्र के अंदर ही उसके विभिन्न प्रदेशों के मध्य, विभिन्न क्षेत्रों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है उसे कहा जाता है आंतरिक व्यापार या राष्ट्रीय व्यापार। हम भारत के संदर्भ में बात करें तो जैसे उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक होता है, तो राजस्थान ने वहां से चीनी का आयात कर लिया और अपने यहाँ गवार, मूंग, मोठ, बाजरा जैसी जो फसलें हैं उनका वहां निर्यात कर दिया। तो उत्तर प्रदेश ने राजस्थान से, राजस्थान में उत्पादित होने वाली वस्तुएं ले ली, राजस्थान ने उत्तर प्रदेश से वहां की आयात उत्पादित वस्तुएं ले ली। इसी प्रकार राजस्थान का गुजरात के साथ, राजस्थान का हरियाणा और पंजाब के साथ जो वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है वो कहलाता है राष्ट्रीय व्यापार। दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्र की सीमाओं के बाहर ऐसी वस्तुएं, ऐसी सेवाएं जिनको एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ, दो से अधिक राष्ट्रों के साथ आदान प्रदान करता है, वो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसे बाह्य व्यापार भी कहा जाता है, जो देश की सीमाओं के बाहर किया जाता है, सीमाओं के आर पार किया जाता है। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक ही देश के भीतर किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के मध्य संपन्न
किया जाता है। अब देखिए, दो या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार संपन्न किया जाता है, इसके भी दो प्रकार हैं, या यूं कहें अंतरराष्ट्रीय व्यापार के भी दो प्रकार हैं। कौन कौन से? द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक व्यापार जब दो देशों के मध्य, कितने देशों के मध्य? दो देशों के मध्य सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान, या यूं कहें व्यापार दो ही देशों के मध्य संपन्न किया जा रहा है, द्विपार्श्विक व्यापार। यदि व्यापार दो से अधिक देशों के मध्य संपन्न किया जा रहा है तो बहुपार्श्विक व्यापार। दो देशों के मध्य है तो द्विपार्श्विक व्यापार, दो से अधिक 3, 4, 5, 6, 7 देशों के मध्य वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो बहुपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। तो यह हमने बात की व्यापार की, राष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के इतिहास की, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो वैश्विक जगत में किया जा रहा है उसकी आधारभूत, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। किस प्रकार से मानव प्राथमिक व्यवसाय से चलकर द्वितीय तृतीय व्यवसाय से गुजरता हुआ, या यूं कहें मानव अपनी प्रागैतिहासिक सभ्यता से प्रारंभ होकर वर्तमान तक पहुंचा, तो उसने किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संपन्न किया। चलो, मैंने इन्हें कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण था। प्राचीन काल में लंबी दूरियों तक वस्तुओं को परिवहन करना बहुत ही जोखिमपूर्ण था, इसलिए व्यापार होता ही नहीं था। दूसरा, उस प्राचीन समय में जो वस्तुएं थी उनकी खपत स्थानीय बाजारों में ही हो जाती थी। मानव था वो विलासी प्रवृत्ति का नहीं था, इसलिए वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं को उत्पादित करता था और वो स्थानीय बाजारों में खपत हो जाती थी। और लंबी दूरी तक यदि परिवहन करे तो वो जोखिमपूर्ण था, इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं हो पाता था। अगला देखिए, लोग अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र पर ही खर्च कर देते थे। मानव था वो अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी पूर्ति में ही अधिकांश संसाधनों को खर्च कर देता था। उसके अलावा जो धनी लोग होते थे, जो अमीर धनवान लोग होते थे, वे ही आभूषण, वस्त्र जैसे महंगी चीजें खरीदते थे। उनके अलावा जो मानव थे वो सभी अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं में ही सभी संसाधनों को खर्च कर देते थे। आगे देखिए, प्राचीन रेशम मार्ग जो जब हम कृषि पढ़ रहे थे उस समय अध्ययन किया था, तो रेशम मार्ग, प्राचीन रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है। यानी रेशमी वस्त्र, सिल्क वाले वस्त्रों का परिवहन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के इतिहास में पहला उदाहरण है जहां अंतरराष्ट्रीय व्यापार, या यूं कहें लंबी दूरी का व्यापार संपन्न किया जाता था। और वो कहां किया जाता था? रोम से चीन के मध्य। ये प्राचीन रेशम मार्ग रोम को चीन से जोड़ता था, जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर थी। कितनी थी? 6000 किलोमीटर। फिर आती है 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ और विदेशी वस्तुओं के व्यापार के साथ एक नए स्वरूप का उदय हुआ, जिसे कहा जाता है दास व्यापार, यानी गुलामी प्रथा प्रारंभ हुई। कब? 15वीं शताब्दी में, जब यूरोपीय लोगों ने अपने उपनिवेश बनाना स्थापित कर दिए। जो पुर्तगाली लोग थे, जो डच थे, जो अंग्रेज थे, ये लोग अफ्रीकन मूल के जो लोग थे उनको जबरदस्ती अपना गुलाम बनाते थे और उनको जबरदस्ती अपना गुलाम बनाकर अपने बागानों में उनसे परिश्रम करवाते थे,
उसके अलावा अमेरिका की नई नई खोज हुई थी तो उनको वहां परिवहित कर दिया जाता था, वहां भेज दिया जाता था। तो 15वीं शताब्दी में औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ और उसके साथ व्यापार में दास प्रथा शुरू हो गई। लोगों को अपना गुलाम बनाकर उनसे काम की करवाया जाने लगा। अब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले राष्ट्र महत्वपूर्ण नहीं रहे। 19वीं शताब्दी तक आते आते ऐसे राष्ट्र जो प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करते थे, जैसे लकड़ी काटना, फसल उत्पादन करना, यानी प्राथमिक व्यवसाय के जो देश थे या यूं कहीं जो विकासशील देश थे, वो महत्वपूर्ण नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इस समय तक औद्योगिक क्रांति आ गई थी। तो विश्व में वो राष्ट्र जो विकसित थे उन्होंने औद्योगिक विकास किया। तो औद्योगिक विकास के कारण औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। परस्पर वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान होने लगा। कौन सी वस्तुओं का? औद्योगिक उत्पाद का। औद्योगिक उत्पादों का परस्पर आदान प्रदान होने लगा। इसके बाद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाया। प्रथम द्वितीय युद्ध के बाद जो औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्र थे उन्होंने क्या किया? व्यापार पर एक कर लगाने की सोची और फिर उन्होंने क्या किया? व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता, जिसे गैट कहा जाता है, GATT, गैट नामक एक संस्था को स्थापित किया, जिसमें कुछ नियम बनाए गए जिनके माध्यम से व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु कर, टैक्स लगाया जाने लगा। गैट का हम आगे अलग से भी अध्ययन करेंगे, अलग से एक बिंदु के रूप में, टॉपिक के रूप में इसे दिया गया है। और यही गैट आगे चलकर क्या बन गया? विश्व व्यापार संगठन WTO बन गया। तो इस प्रकार से प्राचीन काल से लेकर गैट और WTO यानी वर्तमान आधुनिक काल तक की अंतरराष्ट्रीय व्यापार की यात्रा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या था, या यूं कहें अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो आवश्यकता पड़ी वो क्यों पड़ी, उसका आधार क्या था, किस आधार पर हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विकसित करें या हमने विकसित किया है। तो देखिए, उसमें पहला कारण है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। प्रत्येक राष्ट्र अपने स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताएं रखते हैं, या यूं सीधी भाषा में कहूं तो दुनिया के तमाम जितने भी राष्ट्र हैं उनमें संसाधनों में परस्पर भिन्नता पाई जाती है। जैसे जो ठंडे प्रदेश हैं उनमें ऊन का उत्पादन अधिक होता है, जो गर्म प्रदेश हैं, उष्णकटिबंध के देश हैं, उनमें केला, रबर, कहवा का उत्पादन अधिक होता है। अब दोनों प्रकार के देशों में अलग अलग उत्पादन है। तो ठंडे प्रदेश वालों को यदि केले की आवश्यकता है, यदि रबर की आवश्यकता है, यदि कहवा की आवश्यकता है, तो गर्म प्रदेशों से आयात कर लेगा। यदि गर्म उष्णकटिबंधीय देशों को ऊन की आवश्यकता है, ऊनीय वस्तुओं की आवश्यकता है, तो वो शीत प्रदेशों से उनको आयात कर लेगा। तो इस प्रकार से संसाधनों में भिन्नता होने के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता महसूस की गई। क्यों? क्योंकि संपूर्ण विश्व में भौगोलिक संरचना एक समान नहीं है, भौगोलिक संरचनाओं में भिन्नता पाई जाती है, वहां की जलवायु में भिन्नता पाई जाती है, वहां के पर्वतों, उच्चावच में भिन्नताएं पाई जाती है, वहां की वनस्पतियों में, वहां की मृदा में, वहां की वर्षा के स्तर में भिन्नताएं पाई जाती हैं, और इन भिन्नताओं के कारण संसाधनों में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए जिस वस्तु की हमारे पास उपलब्धता नहीं है और अपनी आवश्यकता को पूरा करना है, तो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सहायता से हम लोग वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त हमारे पास उत्पादित वस्तुओं का जो अतिरेक है, अतिरिक्त वस्तुएं जिनकी हमें आवश्यकता, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो बचता है, उस बचे हुए अतिरेक को हम
निर्यात करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विक्रय कर सकते हैं। अगला देखिए जनसंख्या कारक। अब जनसंख्या कारक है, यह भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य आधार है। जनसंख्या कारक में देखिए जैसे सांस्कृतिक कारक, जनसंख्या का घनत्व। सांस्कृतिक कारक में कुछ चीजें विश्व में ऐसी हैं जो अपनी कला और संस्कृति के कारण विख्यात हैं, जैसे चीन का पोर्सिलेन बर्तन, जो चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं। उत्तर अमेरिका के चमड़े के उत्पाद, चमड़े से निर्मित उत्पाद। उसके अतिरिक्त जो ठंडे प्रदेश हैं उनके ऊनी उत्पाद। तो ये सारी चीजें अपनी विशेषता के कारण संपूर्ण विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, जो अपने सांस्कृतिक कारकों के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी मांग होती है। दूसरा, कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण ये लोग अपने यहाँ उत्पादित होने वाली वस्तु को अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण वही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में खत्म कर देते हैं। फिर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु वस्तुओं को आयात करना पड़ता है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार संपन्न होता है। तीसरा कारक है आर्थिक विकास की प्रावस्था। संपूर्ण विश्व का आर्थिक विकास एक समान नहीं है। जो विकासशील देश हैं वो कृषि में संलग्न है, या यूं कहें कृषि उत्पादों में संलग्न है, और जो विकसित राष्ट्र हैं वो औद्योगिक उत्पादों में संलग्न है। तो जो विकासशील राष्ट्र हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित राष्ट्रों से औद्योगिक निर्मित या विनिर्मित वस्तुओं को आयात करेंगे, और उनके यहाँ जो कृषि उत्पाद हैं उनको वो औद्योगिक देशों के लिए निर्यात करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो आर्थिक स्तर में भिन्नता है ये भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता बनती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करती है। फिर देखिए विदेशी निवेश की सीमा। जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्रों में या फिर अल्प विकसित राष्ट्रों में जहां परिवहन के माध्यम से भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आधार मिला है। वायु परिवहन के माध्यम से, जल परिवहन के माध्यम से, हमने स्वेज नहर, पनामा नहर पढ़ी थी। तो ये सारे किसके लिए उपयोगी है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन सभी कारणों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी क्लास अंतरराष्ट्रीय व्यापार की। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में इसी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अगले बिंदु के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।